संविधान का निर्माण, संविधान सभा एक बैठक हुई थी, वहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया था, जिसको कुल समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा बदलाव हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर इसमें कोई बदलाव हुआ है तो वो आप देख लें। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों को क, ख, ग, घ नाम के 4 प्रवर्गों में मतलब बांटा गया था। और ये प्रवर्ग जो है वो कब समाप्त कर दिए गए थे? तो 1956 में ये प्रवर्ग समाप्त कर दिए गए थे। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है उसका प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो भारत की सर्वोच्च विधि जो है ना वो है संविधान। क्या है वो? संविधान है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो ये किया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो प्रारूप है वो बिल्कुल तैयार हो गया था, बनके रेडी हो गया था। उसी दिन से जो है इसको शुरू कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए जो है 26 नवंबर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन जो है लागू नहीं किया गया। और संविधान इसका मतलब होता है संविधान, मतलब समान है जो विधान, सबके लिए जो है वो बिल्कुल समान है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित हुआ है? संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन से हुआ है। अब उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, संविधान पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 ने। 284 लोगों ने साइन किए थे। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब कार्य करने लगी? 26 जनवरी 1950 को। कब करने लगी? 26 जनवरी 1950 को। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था? तो किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा जो है चाहती थी। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, 1944 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 299। कितनी थी? 299। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ना अस्थायी अध्यक्ष था। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे है मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रजातंत्रीय की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से ही। और संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से ही लिया गया है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो किसका है? तो वह 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन। किसके अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से जो है नहीं ली थी? नहीं ली थी कौन से? एक तो इकहरी नागरिकता, मतलब जो एकल नागरिकता है, और मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार और इकहरी नागरिकता ये जो है ब्रिटिश संविधान से नहीं ली थी। बाकी जो है विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था, ये दोनों चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ही ली थी भारत ने। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था किससे प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से।
आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इकहरी नागरिकता है कनाडा और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी। ठीक है, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, कितने किए गए थे, 11 किए गए थे। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से और कनाडा से। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो वह है भाग 4। कौन सा है वो, भाग 4। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है संविधान सभा के लिए संपन्न हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 मिली थी। कितनी मिली थी, 208। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, सितंबर 1946 में। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो 22 में है। आगे जो क्वेश्चन है वो है बहुचर्चित उद्देश्य प्रस्ताव। बहुचर्चित उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने जो है किस भाग में स्थान दिया था, भाग 3 मौलिक अधिकार में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस अधिनियम के ढांचे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन जो है वो ये जो है ना उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो लिया गया है यूएसए से और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां भी ली गई है यूएसए से। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। गणतंत्र लिया गया है ये जो गणतंत्र है ये कहाँ से, फ्रांस से। समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन कहाँ से, अफ्रीका से। अफ्रीका से संविधान संशोधन जो है अफ्रीका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, गणतंत्र फ्रांस से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ यूएसए से, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था किस देश की चुनाव व्यवस्था से प्रेरित है, तो वो है ब्रिटेन। किससे है, ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसको हम कह सकते हैं संविधान का दर्शन है। वो दर्शन क्या है, वो संविधान का दर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द कब जोड़े गए थे, जब 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था ना 1976 में, तब जोड़ा गया था। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार जो है संशोधन हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, एक बार ही हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है, प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा का उल्लेख नहीं है, बाकी स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का इनका उल्लेख है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान के आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है प्रस्तावना में। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो किया गया है सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या चीज झूठ है, प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। बाकी जो संविधान की प्रस्तावना से जो चीज़ ठीक है वो ये है कि प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत की राजसत्ता का एकमात्र स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल देती है। प्रस्तावना संविधान में छुपे हुए आदर्शों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध में क्या चीज झूठ है, तो संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, जनता ही नहीं थी, ओके, प्रतिनिधि थे वे। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जो है वो जनता में निहित है, छुपी हुई है, ये बात ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में भारत की निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है किसका, भारत और इंडिया का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है संविधान की प्रस्तावना में से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो संविधान के स्रोत स्पष्ट नहीं होते, संविधान को लागू करने की तिथि, ये दोनों चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं होती। तो फिर जो चीज़ स्पष्ट होती है संविधान की प्रस्तावना से वो ये होती है
कि जो शासन के उद्देश्य हैं वो, और जो संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि, ये चीज़ें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से क्या मतलब है? न केवल उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, बल्कि गरीब और अमीर के मध्य जो दूरी है उसको भी कम करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है? तो वो है बेरूबारी। किस वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है? बेरूबारी। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो वो है 42वां संशोधन। क्या है वो? 42वां संशोधन। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया है? तो वो है केशवानंद भारती। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया है? तो वो है केशवानंद भारती। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान जो है अलग अलग जगहों से, मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो है एड ऑन की गई थी। तो भारतीय संविधान के स्रोत और हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? यह लचीला अधिक है और कठोर कम है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत का संविधान जो है वो किस दृष्टि से कठोर है? भारत का संविधान जो है वो कठोर नहीं है, ये चीज़ तो गलत है। इसमें देखो, भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों है। कठोर कम है, लचीला ज़्यादा है। ठीक है। संसद अपने 2/3 बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या ये बात गलत है या सही है? आप बताएंगे। केवल केंद्र ही जो है वो संविधान में संशोधन करने में सक्षम है। ये बात गलत है या सही है? ये बताएंगे। अगला जो है वो, संविधान के कुछ बंदों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। ये चीज़ ठीक है या गलत है? बताना है। भारत का संविधान किस दृष्टि से कठोर है? ये बताना है आपको कि भारत का संविधान जो है किस दृष्टि से कठोर है। इन पॉइंट्स को जो है मैंने पढ़ दिया है, इनमें से बताना है कि कौन से तरीके से जो है ये कठोर ज़्यादा है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से जो है युक्त संघात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? तो वो है भारत की जनता। क्या है? भारत की जनता। क्लियर है ये बात? उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो है, अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सिक्किम को जो है सहयुक्त राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 36वां। कौन से में किया गया था? 36वें में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन, फिर से जो गठन हुआ था ना, उसके बाद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई थी? 14। देखो, राज्यों की संख्या 14 हुई थी, संघ राज्यों क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। समझ गए? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्रों को अर्जित करके भारत संघ में शामिल कर सकता है? तो अभ्यर्पण करके, और जो है संधि और समझौतों के द्वारा, और विधिक न्यायगम के द्वारा। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को मिलाकर भारत संघ का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की जो है शक्ति प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संसद में प्रस्तुत करने से पहले क्या राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो जरूरी है? तो वो है हाँ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है? तो संसद के अनुमोदन के बाद भेजा जाता है। 1950 के बाद सबसे पहले और उसके बाद क्रमशः बने राज्यों के सही क्रम को चुनिए। तो आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इतनी बात क्लियर है? आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस से संबंधित संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में, और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत की आज़ादी के बाद किन रियासतों का विलय भारत में हुआ था? तो हुआ था जूनागढ़ का, हैदराबाद का, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है वो राज्य? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, भारत के संपूर्ण भूभाग को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो कितनी में बांटा गया है? 6 में बांटा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, जो 22वां संशोधन अधिनियम हुआ, 22वां संविधान जो संशोधन अधिनियम हुआ तो उससे मेघालय बना।
अगला जो क्वेश्चन है 53वां संशोधन अधिनियम हुआ तो उससे मिजोरम बना, 18वां संशोधन अधिनियम बना तो उससे हरियाणा बना, 56वां संशोधन अधिनियम बना तो उससे गोवा बना। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो वो था 17वां, मतलब 70 जो होता है ना, 70वां जो 70th संशोधन था, अमेंडमेंट था, उसके द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश को किस साल राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1971 में किया गया। कब किया गया? 1971 में। संविधान के 9वें संशोधन के द्वारा भारत के किस भू क्षेत्र को पाकिस्तान को अंतरित किया गया? तो वो था बेरूवाड़ी। कौन सा था वो? बेरूवाड़ी। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो था 53वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस वर्ष पंजाब राज्य का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा दो अलग राज्य बनाए गए? तो वो था 1966। क्या था वो? 1966 था। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संसद ने नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? 1955 में। कब किया था? 1955 में। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता जो है वो खो देता है? नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता के परित्याग से, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है वंशानुक्रम के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और जन्म जात के द्वारा, और किसी क्षेत्र विशेष का भारतीय संघ में विलय होने पर। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? युद्ध के दौरान जो है उसको वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी फिर कब किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान, निर्वाचन के दौरान। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में किसके साथ विभेद न करने की व्यवस्था की गई है? भारत के नागरिकों के लिए। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? तो अनुच्छेद 8 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 8 में। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में वर्णित शब्द राज्य में कौन कौन सम्मिलित है? तो केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी सब शामिल हैं। आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में वर्णित अभिव्यक्ति विधि का समान संरक्षण से क्या मतलब है? समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का अपवाद है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यह मूल अधिकार नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखो, राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पे, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, मतलब उपरोक्त सभी आधारों पर। ओके। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 21। आगे जो क्वेश्चन है वो है, छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत एक दंडनीय अपराध जो है वो घोषित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 17। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? तो उसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा। उसे अपनी विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, बलात् श्रम को किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रतिषिद्ध किया गया है? तो वह अनुच्छेद 23। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? किसी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय जो है कौन सा लेख या फिर रिट जो है वो जारी कर सकता है? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। संघ बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार, सभा और सम्मेलन करने का अधिकार, ये सभी जो है मूल अधिकारों में आते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के अर्जन का अधिकार, अब ये मूल अधिकार नहीं है। तो फिर और मूल अधिकार कौन सा है? किसी धर्म को मानने और उसका प्रचार और प्रसार करने के अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, कोई भी वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार।
आगे जो क्वेश्चन है वो ये है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? मौलिक स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 23 जो है वो क्या है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो वो था 24वां संशोधन 1971। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है अस्पृश्यता का निवारण जो है वो है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का निवारण है अनुच्छेद 17 में। आगे है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अवसर की समता है अनुच्छेद 16 में। अखंडता शब्द की समाविष्टि जो है वो है 42वां संशोधन अधिनियम में। किस अनुच्छेद को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो वो है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। कारखानों में बालकों 14 वर्ष के नियोजन का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 24 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय का प्रतिषेध है अनुच्छेद 27 में। आगे क्वेश्चन जो है वो ये है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करने का जो मुख्य कारण क्या था? तो संविधान को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अभिकरण बनाना। आगे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध रूप से बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कराना। परमादेश लेख क्या था? किसी व्यक्ति या फिर संस्था को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आज्ञा। प्रतिषेध लेख क्या था? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकना। अधिकार परीक्षा किसी सार्वजनिक पद को गैर कानूनी रूप से प्राप्त करने से रोकना। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है संपत्ति के मूल अधिकार को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निरसित कर दिया गया? 44वां संशोधन के द्वारा। कौन से अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो वह है उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और राज्य विधानमंडलों को सदस्य बनने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 के तहत प्राप्त अधिकार। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है, बाकी जो है निलंबित करा जा सकता है अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? आगे जो क्वेश्चन है वो ये है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ में सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने का प्रावधान है। इस संबंध में कौन निर्णय ले सकता है? संसद ले सकता है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है अनुच्छेद 15 राज्यों को किनके लिए विशेष उपबंध करने से जो है वो निवारित नहीं करता है? तो बालक और स्त्रियां, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, इन सब के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है सार्वजनिक स्थानों और मनोरंजन स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? अनुच्छेद 15। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को किस वर्ष संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पारित किया गया? 1976 में। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया है, किंतु किन आधारों पर राज्य उपाधियां प्रदान कर सकता है? सामाजिक सेवा, सैन्य सेवा और शैक्षिक सेवा। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक जो है विदेशी सरकार से कोई उपाधि या फिर सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो है भारत के राष्ट्रपति की। क्या राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो है किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अनिवार्य सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वो है हाँ। संविधान के अनुच्छेद 16 में उल्लेखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह है अमेरिका। आगे जो है वो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने और उसे चलने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग स्वीकार करता है? तो वो है अनुच्छेद 25। क्या है वो? अनुच्छेद 25 है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन जो है व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो वो है दोहरे दंड से। क्या है वो? दोहरे दंड से। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्राप्त है? तो वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संरक्षण। आगे क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 के तहत बंदीकरण की अवस्था में उन व्यक्तियों को कौन संरक्षण प्राप्त नहीं करेगा जो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाए गए हैं और शत्रु देश के नागरिक हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है बेगार एवं बलात् श्रम जो है वो अनुच्छेद 23 में, बाल श्रम अनुच्छेद 24 में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 20 में। बेगार और बलात् श्रम जो है वो अनुच्छेद 23 में, बाल श्रम है अनुच्छेद 24 में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में।
आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो है 1983 में। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? तो वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए संविधान सभा किससे प्रभावित हुई? तो वो है बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से, और मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ से, फ्रांसीसी मानवाधिकार की घोषणा से। आगे क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में आरक्षण का प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया है एक तो अनुच्छेद 15 में, एक अनुच्छेद 16 में। आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य किन्हीं विशेष सेवाओं के संबंध में निवास की जो है शर्त आरोपित कर सकता है। इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह संसद को। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो वह प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रसारण की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। बाकी सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, संघ बनाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, अहिंसक धरना देने की स्वतंत्रता, ये सभी मूल अधिकार है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता हेतु क्या जरूरी है? सभा लोक व्यवस्था और सदाचार के अनुरूप हो, और सम्मेलन से जो सांप्रदायिक सौहार्द का हनन न हो, और सम्मेलन से किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र और अबाध संचरण के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वह राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना और प्रांतीयतावाद को समाप्त करना। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी अपराध के लिए दोषी किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान क्या संरक्षण प्रदान कर सकता है? तो दोहरे दंड से उन्मुक्ति, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही से जो है उन्मुक्ति। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस आधार पर जो है किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो वो लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। और बस उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को संविधान के द्वारा कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, संविधान के द्वारा निवारक निरोध के अधीन विरुद्ध व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाना, सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्वलोकन करवाना, और सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का विनियमन करना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी वृत्ति या फिर व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है उसके संबंध में क्या सत्य है? तो यह आत्यंतिक स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता के संबंध में राज्यों और नागरिकों के मध्य में कोई भी विभेद नहीं है, और इस स्वतंत्रता पर कुछ निर्बंधन जो है वो लगाया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या सत्य है? राज्य बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों और संप्रदायों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश की रिट जारी की जाती है किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए। न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण की रिट कब जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी निर्णय के निलंबन के हेतु। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से निकाल कर किस जगह जो है वो स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, ब्रिटिश व्यवस्था का अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। कि ब्रिटिश व्यवस्था का अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है बलात् श्रम और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किन मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो वह राजनीतिक और आर्थिक। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, वे भारतीय नागरिक जो विदेशों में निवास कर रहे हैं क्या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अधिकारी हैं? तो वो है हाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ से ही है। कहाँ से है? प्रारंभ से ही है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, संविधान के अनुसार जो है विधि का समान संरक्षण या फिर विधि के समता किसे प्राप्त है? केवल भारतीयों को, केवल नागरिकों को, या भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को, या फिर सभी व्यक्तियों को ये बताना है। आगे क्वेश्चन है, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 कौन सा? आगे क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 का
एक पार्ट का जो है क भाग, या फिर अनुच्छेद 19 का एक पार्ट का क भाग, या फिर अनुच्छेद 19 का एक का ख पार्ट, या फिर अनुच्छेद 19 का एक पार्ट का घ पार्ट, जो भी है इनमें से कौन सा है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड अनुच्छेद। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 18 में, ये बताना है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किन परिस्थितियों में जो है संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार निलंबित हो जाता है? सैन्य सदस्यों के संबंध में, जब सैन्य विधि प्रभावी हो, या फिर आपातकाल के दौरान, या फिर उपरोक्त सभी के तहत। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के जो है लेख जारी कर सकता है? 7, 6, 5 या फिर 4। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे गैर नागरिकों को प्रदत्त अधिकार अनुच्छेदों से मिलाना है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? मानव के द्रोह व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध कौन से उसमें है? ये और अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता किसमें है? कुछ शिक्षण संस्थाओं की धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता कहाँ पे है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है वो कहाँ पे है? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिला योजना समिति के संबंध में जो है वो क्या चीज़ सत्य है? जिला योजना समिति प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जो है गठित की जाएगी, या फिर जिला योजना समिति के न्यूनतम 4 या फिर 5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने से चुने जाएंगे, या फिर जिला आयोग समिति का प्रमुख जो कार्य है वो संपूर्ण जिले के विकास की योजनाएं तैयार करना है, ये बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, निवारक निरोध अधिनियम के संबंध तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1950 में सर्वप्रथम निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम की जो है प्रवर्तन की अवधि बढ़ाई जाती रही और 31 दिसंबर 1969 तक यह प्रभावी रहा। या फिर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 विध्वंसात्मक कार्यों के विरुद्ध था। या फिर 1974 में तस्करी, विदेशी मुद्रा में छल कार्य रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम बनाया गया। 1978 में संसद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1971 के मीसा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ये क्वेश्चन बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अस्पृश्यता की संविधान में कोई विशेष परिभाषा जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन यह मान लिया गया है कि यह सर्वविहित है। या फिर संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इनमें से बताना है कि क्या ठीक है क्या गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, या फिर गोलकनाथ के मामले में, या फिर केशवानंद भारती के मामले में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से जो है प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये 19 का पार्ट अ में, या फिर 19 के पार्ट ब में, या फिर 19 के पार्ट स में, या फिर 19 के द पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, या फिर उत्प्रेषण, या फिर निषेधादेश, क्या है? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के जो है वो अनुच्छेद 21 में निहित है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो वह है मौलिक अधिकार। किसकी है? मौलिक अधिकार की। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट का मतलब होता है हम आदेश देते हैं? तो वो होता है परमादेश। हम आदेश देते हैं, ये है परमादेश। हम आदेश देते हैं, ये क्या है? परमादेश है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरलैंड के। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध से क्या सत्य है? इन्हें न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। ये देश के शासन में मूलभूत है। समझ गए? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 39 का ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेदों में राज्य को नीति संबंधी जो है निर्देश दिए गए हैं? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत जो है वो निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? तो वो है सामाजिक आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र और प्राचीन स्मारक संबंधी सिद्धांत, कार्य के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। अगला क्वेश्चन है, किन विषयों से संबंधित जो है निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों की प्रतिक्रमण किया जा सकता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट 172 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है, तो वह 42वां संविधान संशोधन। किन तत्वों का संबंध संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों से है, आर्थिक नीति से संबंधित तत्व, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी तत्व। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, भारत की लोकसभा की कार्यावधि संयुक्त राज्य अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह जो है निर्धारित की गई है, तो ये चीज़ सही है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र का उद्देश्य ये है कि सरकार वैध रूप से सत्तारूढ़ रहने के लिए जो है समय समय पर जनादेश जो है प्राप्त करती रहे, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संसद लोकसभा की कार्यावधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो, और उद्घोषणा के प्रवर्तन न रहने के बाद किसी भी दशा में उसकी कार्यावधि जो है वो 6 महीने से जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद ये है, वस्तुतः हुआ ये है कि प्रथम लोकसभा से लेकर के 13वीं लोकसभा और किसी भी सदन ने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं किया है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, संसद के दोनों सदनों को सिवाय वित्तीय और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के मामलों के जो पूर्णतया लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में है, सभी क्षेत्रों में समान शक्तियों एवं दर्जा प्राप्त है, तो ये भी ठीक है, ये जो है ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की शक्ति है, तो ये पॉइंट गलत है। आगे क्वेश्चन है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है, तो वह ग्राम पंचायतों का मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है, राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ये जो है शामिल नहीं है। फिर जो चीज़ शामिल है वो क्या है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस अनुच्छेद के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन का मूलाधार घोषित किया गया है, तो वह अनुच्छेद 39 में। राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों को मध्य विवाद का सबसे पहले सवाल उठा था वो उठा था चंपाकम पोराई बनाम मद्रास राज्य में। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो वह प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी तरफ इंगित करता है, तो वह अनुच्छेद 38। कौन सा है, वो अनुच्छेद 38 है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद और संविधान के किस भाग में अंत स्थापित किए गए हैं, 42वें संशोधन भाग 4 का पार्ट में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किनके लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों का जो अतिक्रमण किया जा सकता है, तो इस संबंध में संविधान मौन है और स्थिति अनिश्चित है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, राम शरण बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है, तो वह मौलिक कर्तव्य से। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, सरवण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों के पीछे कौन सा बल है, तो वो है नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है, तो वह 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 साल से 14 साल के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। कौन सा कर्तव्य बन गया है, 11वां। कौन सा बन गया है, 11वां। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक तरफ दे रखा है कि राष्ट्रपति शासन, दूसरी तरफ दे रखा है राज्य। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा था। सबसे कम समय के लिए जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कौन से राष्ट्रपति जो है पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, ज्ञानी जैल सिंह या वी गिर 1946, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर आर वेंकट रमन 1946। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का अपना पृथक संविधान है, इस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मतलब ये था, अब तो मतलब कि ये भारत सरकार ही जो है इसके सारे नियम कानून बनाती है। पहले था राज्य का विधानमंडल उसका निर्वाचन करता है, या भारत के राष्ट्रपति, या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं या निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित की गई है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, या संसद में बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति है, थल सेनाध्यक्ष है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, या प्रधानमंत्री है, कौन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, या वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, या मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार से बाद जो है दी गई सलाह को भी वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने
से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सांसद या फिर विधायक राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता का क्या होता है? पद ग्रहण करने के साथ ही सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, या उपराष्ट्रपति की संसद सदस्यता बनी रहती है, या जब तक त्याग पत्र नहीं दिया जाता तब तक सदस्यता बनी रहती है, या कोई भी नहीं इनमें से बताना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 74 के पार्ट 2 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 62 में, कहाँ पे? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 14 दिन पहले सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/3, 2/3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य? अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, या भारत का महान्यायवादी, या फिर राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या राज्यसभा का सभापति होता है? बताना है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, किसके? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? राष्ट्रपति लोकसभा को और राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है, या राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जिनके प्रयोग में वे अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही सहकारी आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को क्रमशः राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। बताना है कौन सा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर पर, या फिर केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, या फिर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों रूप में सम्मिलित होते हैं? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, या फिर राज्य की मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, या फिर राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट और अपनी संतुष्टि के आधार पर? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, किस स्थिति में मंत्री परिषद भंग नहीं होती है? प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पद त्याग करने पर, या फिर किसी कैबिनेट मंत्री के त्याग पत्र पर? अगला क्वेश्चन है, कौन से कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों की परिधि में आते हैं? यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धन जो है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यों पर ही खर्च किया गया है। वह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वह संघ के साथ साथ राज्यों के धन पर भी अपने सतर्क दृष्टि रखता है। किस पदाधिकारी का वेतन उपराज्यपाल के बराबर है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या फिर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, या फिर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश? यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के मध्य गंभीर मतभेद है तो प्रधानमंत्री जो है उस मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, या उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है, या उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है, या उसे स्वयं बर्खास्त कर सकता है। नवीन संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन हेतु क्रमशः प्रस्ताव को और अनुमोदकों की संख्या है 10-10 या 20-20 या 10-20 या फिर 50-50। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व कौन पदच्युत कर सकता है? राष्ट्रपति या राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, और उस प्रस्ताव से लोकसभा की सहमत हो, या संसद महाभियोग लगाकर जो उसे पदच्युत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति? बताना है इसमें। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर अब कर दी गई है 5000 रुपये, या 10,000 रुपये, या 15,000 रुपये, या फिर 25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र क्रमशः संबोधित होता है? राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में क्या सत्य है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वह अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होता है। वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। वह राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष, फिर भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपराओं पर आधारित पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है, या संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सृजित किया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं बताना है। यहाँ पे मिलान करना है पदाधिकारी और दूसरी तरफ है वेतन प्रतिमाह। राष्ट्रपति पदाधिकारी जो है उसका वेतन प्रतिमाह जो है वो कितना होता है? राज्यपाल का कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कितना होता है? संविधान के अनुसार केंद्रीय परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40, 34, या फिर एक प्रधानमंत्री और 25 अन्य मंत्री, या फिर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में क्या सत्य है? वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। उसके प्रतिवेदन के बाद संसद की लोक सेवा समिति का कार्य प्रारंभ हो जाता है।
बताना है। अगला है मंत्रिपरिषद का प्रधान। प्रधानमंत्री होता है किंतु मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद से अधिक सदस्य होते हैं, या मंत्रिपरिषद से कम सदस्य होते हैं, या मंत्रिपरिषद के बराबर सदस्य होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य निम्नलिखित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। या फिर मंत्रिपरिषद में 3 या फिर 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल 1 कैबिनेट ही स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति है। प्रशासनिक नीतियों का निर्धारित और वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, संविधान में, राष्ट्रपति में, या फिर संसद में। अगला क्वेश्चन है किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, या फिर राज्यपाल। राष्ट्रपति को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। यह महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जा सकता है। संसद के संयुक्त बैठक में, या फिर लोकसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में, या फिर राज्यसभा में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। अंकेक्षण संबंधी, या फिर लेखा संबंधी, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर फिर से नियुक्त के लिए अपात्र हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या फिर महाधिवक्ता। उपराष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता से संबंधित शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर महान्यायवादी, या फिर राज्यसभा का अस्थायी सभापति। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता। वह मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, या फिर वह राज्य सरकार को कार्यकारी और वित्तीय कार्यों से संबंधित बाध्यकारी निर्देश दे सकता है, या वो भारत की आकस्मिक निधि में से व्यय की अनुमति दे सकता है, या वो लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर सकता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, या फिर सभी मामलों में बाध्य है। या संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, या फिर बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति पर लगाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा, किंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि दूसरा सदन खुद जांच करेगा, फिर अन्य किसी प्राधिकारी से जांच करवाएगा। या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, किंतु राष्ट्रपति की पदच्युति अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करेगा और करके राज्यसभा का बहुमत अपने पक्ष में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उच्च न्यायालय के अधिकारों को राज्यपाल सीमित कर सकेगा, या फिर राज्य का बजट संसद के द्वारा पास किया जाएगा, या फिर राज्य का शासन राज्यपाल और उसके सलाहकारों के द्वारा चलाया जाएगा। राज्य की विधानसभा निलंबित या फिर भंग हो जाएगी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। 1 माह, 6 माह। संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है, या 14 दिन। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। समवर्ती सूची, संघ सूची, या फिर राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा उसकी अनुमति हेतु आरक्षित विधेयक का निर्णय लेता है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 201। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री। मंत्रिमंडलीय शासन में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। इन दोनों का क्रमशः उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। अनुत्तरदायी और संविधान के प्रति, या फिर संविधान और संसद के प्रति। अनुत्तरदायी लोकसभा के प्रति, या फिर जनता और संसद के प्रति। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सा गुण मंत्रिमंडलीय शासन का नहीं है। मंत्रिमंडल निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल और संसद मिलजुल कर कार्य करते हैं। यह लचीला शासन आधार इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह शासन स्थायी भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को उसकी पदावधि से जो है पूर्व पदच्युत या फिर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। नहीं, या फिर हाँ, या फिर केवल आपातकाल में, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के अनुरोध में। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। कदाचार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन, या फिर राज्यपाल की पदच्युति के आधारों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नाम निर्देशन का वह कौन सा विषय है जिसके आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति के मध्य अंतर किया जा सकता है। साहित्य और समाज सेवा, कला और विज्ञान, या फिर सहकारिता आंदोलन। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त है। सामान्यकालीन, आपातकालीन, सैन्य शक्ति, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उस स्थिति में राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, संसद में बहुमत दल के नेता को, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को अपने विवेक का प्रयोग करके उस व्यक्ति को जिसे वह समझे कि उसे लोकसभा का जो समर्थन प्राप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जिस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री ने न सुझाया हो उस व्यक्ति को क्या राष्ट्रपति मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। नहीं, या फिर हाँ यदि वह उचित समझे, या फिर यदि लोकसभा का अध्यक्ष उस कृत्य पर अपनी सहमति प्रकट करे। अगला क्वेश्चन है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, या फिर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है कौन सा कृत्य जो है वो राष्ट्रपति का नहीं है? संसद को भंग करना, लोकसभा का विघटन करना, संसद के सत्रों को आहूत करना या फिर संसद का सत्रावसान करना। राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 70 वर्ष, 65 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है, 80 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 7 वर्ष। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम निर्वाचक मंडल के न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है? 12, 50, 20 या फिर 25। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से व्यक्ति हैं? दूसरे, तीसरे, पांचवें या फिर चौथे। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व किस प्रकार पदमुक्त हो सकता है? महाभियोग के द्वारा, स्वयं पद त्याग करके, या इनमें से कोई भी नहीं। किन स्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? दांडिक अपराध, संविधान का अतिक्रमण या कर्तव्य की अवहेलना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर जो है कब से पदच्युत माना जाता है? उस दिन से जब संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे देती है, या संसद के द्वारा निर्धारित दिन से, या महाभियोग का प्रस्ताव लाने के दिन से ही, या संसद के द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने वाले दिन से। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है? नहीं है, हाँ है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अनुमति दे या फिर यदि उच्चतम न्यायालय इसकी अनुमति दे। अपने उत्तराधिकारी के पदासीन होने तक क्या राष्ट्रपति अपनी पदावधि के बाद भी अपने पद पर कार्य कर सकता है? नहीं, या फिर हाँ, या केवल आपातकाल के दौरान यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो। क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने पद को शपथ लेता है? नहीं, या फिर हाँ, या संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, या संविधान इस संबंध में मौन है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति को शपथ नहीं लेनी पड़ती, या भारत का महान्यायवादी। अब तक कुल कितने लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 13 हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं, या फिर 16 हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपतियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन द्विवेदी फखरुद्दीन। पहला आपातकाल कब लगा? दूसरा आपातकाल, तीसरा आपातकाल। डॉक्टर राधाकृष्णन द्विवेदी फखरुद्दीन, पहला आपातकाल, दूसरा आपातकाल, तीसरा आपातकाल भी मैच करने हैं। अगला क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की असमर्थता। आगे बताना है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होता है। वह राज्यसभा का जो है सभापतित्व तो नहीं करता। यह संसद को संयुक्त रूप से जो है संबोधित कर सकता है, ये बताना है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? आगे जो क्वेश्चन है वो ये है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, राज्यसभा का सत्रावसान करता है, राज्यसभा सभापतित्व करता है, या फिर लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा अपना नया सभापति चुनती है। वह राज्यसभा का सभापतित्व भी करता है, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सभापतित्व करता है। आगे क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह संसद का सदस्य होता है, वह संसद का एक भाग होता है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आहरित होता है, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री, या फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल नहीं है? समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति की सिफारिश करना, बजट तैयार करना, बजट को संसद में से पास करवाना, या फिर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना। इस स्थिति में मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु से, केंद्रीय गृह मंत्री के पद त्याग से, या प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी से, या प्रधानमंत्री के पद त्याग से। मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, या फिर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, या फिर विदेशों से संबंध स्थापित करना, या फिर नियुक्ति हेतु परामर्श संबंधी कार्य। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है? अक्षमता, या फिर कदाचार, या असमर्थता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोक लेखा समिति को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति महावेतन कितना मिलता है? 45,000 रुपये, 11,000 रुपये, 15,000 रुपये, या 8500 रुपये। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? आगे क्वेश्चन ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस रूप में अपना वेतन प्राप्त करता है? उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, या दोनों के रूप में, या फिर कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, या महान्यायवादी को। वह पदाधिकारी कौन है जिसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किसी अध्यादेश के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, या फिर हाँ, या फिर संविधान इसके आगे नहीं देता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी दंड को क्षमा कर सकता है? नहीं, या फिर हाँ, किंतु मृत्यु दंड को नहीं। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि विदेशों में
स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेश मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या संबंधित देश की सरकार स्वयं चुनाव करती है। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, 7500 रुपये या 11,000 रुपये? युद्ध और शांति की घोषणा करने और सशस्त्र बलों को अभिनियोजित करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? राष्ट्रपति का विवेकाधीन कृत्य है, यह अधिकार संसद के द्वारा नियंत्रित है, या फिर उपरोक्त कथन सत्य है, या फिर उपरोक्त कथन दोनों गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक तरफ दे रखा है यहाँ पे सूची 1, दूसरी तरफ दे रखा सूची 2। राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, यह अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और इसमें सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। बताना है कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान करता है, बताना है कि कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बताना है कि कौन से अनुच्छेद में है। भारत में संसद के किसी भी सदन के सत्रावसान के परिणाम स्वरूप उसमें लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते, बताना है कि कौन से अनुच्छेद में है। किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? धन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में या फिर नए राज्यों के निर्माण और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन में? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग करता है, राज्यसभा का सभापति करता है या संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं? आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसकी अनुमति से धन का व्यय कर सकता है? लोकसभा की अनुमति से, या उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, या लोक लेखा समिति की अनुमति से, या फिर संसद की अनुमति से? आगे क्वेश्चन है, क्या संसद द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति जो है देने से मना कर सकता है? हाँ, किंतु वित्तीय आपातकाल के दौरान, या फिर हाँ, या फिर वह उसे अनुमति निर्धारित कर सकता है या फिर नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि संसद के द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जो है कौन सा निर्णय ले सकता है? उसे अपनी अनुमति से निर्धारित कर सकता है, या उसे अपनी अनुमति से दे सकता है, या संसद को उस विधेयक पर पुनर्विचार हेतु कह सकता है, या उपरोक्त सभी निर्णय ले सकता है। विधायन की किन सूचियों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची पे, राज्य सूची पे, या संघ सूची और समवर्ती सूची पे, या फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची पे? राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से? आगे क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति किसी संवैधानिक प्रश्न पर दिए गए उच्चतम न्यायालय को परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? नहीं है, हाँ है। संविधान में ऐसा कोई लेख नहीं है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किसी संवैधानिक या फिर सार्वजनिक प्रश्न पर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श के संबंध में क्या सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है? नहीं है, हाँ है। संवैधानिक संबंध में मौन है, या फिर हाँ लेकिन राजनीतिक प्रश्न पर नहीं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत आपात की युद्ध घोषणा कब की जा सकती है? जब युद्ध बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक उपद्रव की संभावना हो, या जब युद्ध बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या फिर होने की संभावना हो, जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई हो तो, या फिर जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो गया हो तो। आपात की घोषणा के संबंध में दी गई मंत्रिमंडल की सलाह को क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? नहीं है, या फिर ये उसके विवेक पर निर्भर है, या वो महान्यायवादी से जो है परामर्श ले सकता है, या मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को वो मानने के लिए बाध्य है। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जिन पर केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार है, या फिर जिनका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, या जो राज्यपाल के अधिकार में है, वो बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।